Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स ऑफ 2 दिसंबर 2021। तो गाइज आज है तारीख 2 दिसंबर 2021 और है थर्सडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। चाहो तो आप लोग मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हो। बाय द वे दोनों ही चीज़ों का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है। साथ ही साथ हमेशा की तरह यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कर देना। लाइक करने से काफ़ी सपोर्ट मिलता है और हमेशा की तरह हम लोगों ने एक छोटा सा टारगेट रख रखा है, वो है 1K प्लस लाइक्स का, जैसा आप लोग डेली बेसिस पर इसको पहुंचा देते हो। अब यहां पर इस वीडियो की खास बात क्या है, देखो हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट इश्यूज को डिस्कस करते हैं जो कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन यहां पर इन आर्टिकल्स को डिस्कस करने के साथ साथ वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों के साथ एक क्विज शेयर करता हूं। आपको करना क्या होगा, इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना होगा, फिर लास्ट में आप लोग यहां पर उस क्विज को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्विज रखा गया है। वीडियो के लास्ट में आपको ये सारी चीजें यहां पर बताने वाला हूं। आपको वीडियो बहुत ध्यान से सुनना है, फिर उसके बाद यहां पर इसको आप सॉल्व कर पाओगे और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप होगा कि हाँ यार मुझे ये सारी चीज़ें आती हैं और मैंने यहाँ पर इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने कल वाले क्विज की आंसर कीज को देखेंगे। इसी प्रकार से मैंने कल का क्विज लगाया था, आप लोग को मालूम होगा, और आपने वीडियो को बहुत ध्यान से सुना और उसके बाद इनके आंसर्स नीचे कॉमेंट सेक्शन में कल दिए थे। तो इनके आंसर कीज हैं क्या, उसको करेक्ट करने के लिए यहाँ पर आप लोग देख पाओगे मैंने आंसर कीज को प्रेजेंट कर दिया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो नया कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, तो ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है B.1.1.529। इसको सबसे पहली बार डिटेक्ट किया गया साउथ अफ्रीका के अंदर। दूसरा क्वेश्चन था जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 है, इसके अंदर भारत की रैंकिंग क्या है? तो वो है 46। नेक्स्ट क्वेश्चन था साल 2001 के अंदर एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने यहां पर ब्रिक टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। ब्रिक मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। तो यहां पर उन इकोनॉमिस्ट का नाम क्या है? उनका नाम है जिम ओ नील। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था सफर सिस्टम जो है इसको इंडिजीनियसली बनाया गया है हमारे कंट्री के एक इंस्टीट्यूट के थ्रू। उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन था एनसीसी को फॉर्म किया गया 1948 में एक रिकमेंडेशन के बेसिस पर, और वो एक कमेटी का रिकमेंडेशन था। तो वो कमेटी का नाम क्या है? उस कमेटी का नाम है HN कुंजरू। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कशन हुआ था ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021 हाल ही में रिलीज करी गई है, और इस रिपोर्ट को किसने रिलीज किया? तो रिलीज करने वाली बॉडी का नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कशन हुआ था रिसेंटली नीति आयोग ने यहां पर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021 एंड 2022 को लॉन्च किया। तो यहां पर ये किसके साथ मिलकर किया था? तो इंडो जर्मन कोऑपरेशन के साथ मिलकर काम किया, मतलब इंडिया जर्मनी ने मिलकर यहां पर इसको लॉन्च किया था। तो ये आंसर से आई होप आपने कल जो आंसर दिए थे वो बिल्कुल सही थे सारे। ओके, नाउ स्टार्ट करेंगे आज का डिस्कशन। आज का सबसे पहला आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और आईआर आता है जीएस पेपर 2 के अंदर। पहला आर्टिकल बहुत जबरदस्त होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहो तो आप लोग साथ ही साथ नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, बाय द वे पीडीएफ तो आपको मिल ही जाता है। तो आर्टिकल पहली बात कहां से लिया गया? इंडियन एक्सप्रेस से आर्टिकल लिया गया है। एज यू कैन सी हेयर, यहां पर इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक्सप्लेन पेज पर इस पूरे आर्टिकल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अब यहां पर क्या हुआ, एक कंट्री है बारबाडोस। अब यहां पर यह दुनिया की नई कंट्री बन चुकी है जिसको अभी रिपब्लिक हो चुकी है, मतलब कि एक तरीके से एक नई कंट्री जो कि आजाद हुई। अब यहां पर यह जो आजाद हुई है इसके पीछे का क्या प्रोसेस देखने को मिला? यहां से जो यूके है बेसिकली वो निकला बाहर। अब यूके निकला तो वो क्या क्या चीजें यहां पर लागू हुई हैं, प्लस यहां पर पहले क्या था, अब क्या है, इसका क्या इतिहास है। तो बारबाडोस के बारे में काफी सारी जानकारी आज आप लोगों को मिलने वाली है। तो रिसेंटली बारबाडोस के अंदर से ऑफिशियली जो क्वीन एलिजाबेथ 2 थी ये अब हट गई हैं। ठीक है, पहले यहां पर क्वीन एलिजाबेथ 2 का भी थोड़ा रोल था, अब ये हट गई हैं और लगभग आप कह सकते हो बारबाडोस के ऊपर 400 साल तक यहां पर ब्रिटिश कॉलोनी ने राज किया है। 400 साल तक। अब फाइनली यहां पर ये कंट्री पूरी तरह से आजाद हुई। इसी वजह से ये चर्चा में है और हमारे लिए एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
बेसिकली यहाँ पर जो बारबाडोस है ये कैरिबियन आइलैंड नेशन है। इसका मतलब क्या है तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहली बात, बारबाडोस की लोकेशन कहाँ पर है हम इसको थोड़ा सा मैप में देखेंगे। ये आप वर्ल्ड मैप देख पा रहे होंगे, इधर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ऊपर है साउथ अमेरिका, सॉरी ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, नीचे साउथ अमेरिका है, इसके बीच में ये सेंट्रल अमेरिका मैक्सिको वाला एरिया आ गया। देन इधर से आप चलोगे तो ये हमारा कैरिबियन सी पड़ता है। कैरिबियन सी में एक छोटा सा आइलैंड है जो कि आप लोग को दिख पा रहा होगा, इसको जूम करके यहाँ पर दिखाया गया है। इसी आइलैंड का नाम है बारबाडोस। ओके, थोड़ा सा और जूम करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से आप मैप देख पाओगे, ऊपर यूएस हो गया, नीचे साउथ अमेरिका, इधर आपको ये बारबाडोस दिख रहा होगा। ये हमारी कैरिबियन सी हो गई। थोड़ा सा और जूम करें तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये बारबाडोस है। अब यहाँ पर थोड़ा सा पूरी तरह से इस मैप को जूम कर दिया गया है। ये बारबाडोस का मैप है और इसकी कैपिटल ब्रिज टाउन है जो कि आप लोग को यहाँ पर दिख रही होगी। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या हुआ, बारबाडोस पूरी तरह से आज़ाद हो चुका है और यहाँ पर एक नई प्रेसिडेंट, एक नई राष्ट्रपति बन चुकी हैं। ये आप इनका पिक्चर देख पा रहे होंगे। अभी मैं आप लोगों को इनका नाम भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है सैंड्रा मैसन। तो यहाँ पर इनका नाम ध्यान रख सकते हो, डेम प्रोनेला सैंड्रा मैसन इनका पूरा नाम है। अब एक एक करके चीज़ों को डिस्कस करेंगे सीक्वेंस वाइज में। पहले मैंने आप लोग को लोकेशन दिखाया है, प्लस कौन सी नई यहाँ पर प्रेसिडेंट बनी है इनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। देखो साथ साथ मैं आप लोग को बता दूं, जो बारबाडोस है ये कॉमनवेल्थ नेशन के अंदर आने वाली कंट्री है और अभी कॉमनवेल्थ नेशन के अंदर ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर कॉमनवेल्थ नेशन के अंदर अलग अलग कैटेगरीज हैं। 16 कंट्री अलग कैटेगरी में आती हैं, 5 कंट्रीज अलग कैटेगरी में आती हैं और 34 कंट्री अलग कैटेगरीज में आती हैं। तो ये कैटेगरीज क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे। जो बारबाडोस है ये पहले इन 16 कैटेगरीज में आया करता था, लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, ये पूरी तरह से आज़ाद हुआ। तो यहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ हट चुकी हैं, इनका खुद का अब का यहाँ पर इनका प्रेसिडेंट आ चुका है। तो इस वजह से इन 16 कंट्रीज में से ये निकल चुका है, 16 कंट्रीज में से निकल चुका है, रिपब्लिक हो चुका है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि लेकिन ये फिर भी कॉमनवेल्थ नेशन रहेगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको क्लियर होंगी। आपको बताऊंगा मैं कॉमनवेल्थ नेशंस क्या होते हैं, इसको लेकर बहुत सारे लोगों के बीच में कन्फ्यूजन रहता है, वो भी आज आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमने देखा बारबाडोस के बारे में। सबसे पहली चीज देखो, ये बहुत कॉम्प्लेक्स आर्टिकल है, इस वजह से मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ, ध्यान से बस सुनते हुए चलना। इसकी लोकेशन आप लोगों ने देख लिया, कैरिबियन सी के अंदर है। इसकी नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है, नदर्न साइड में आप देख पाओगे जो है सेंट ल्यूसिया देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर और भी कंट्रीज है, सेंट विंसेंट, ग्रेनेडिन्स और यहाँ पर टोबैगो, अलग अलग कंट्रीज आप देख पाओगे इसके आसपास देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसको आप लोग मैप में भी एक बार क्लियरली देख सकते हो। यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाई दिया है, ये इसका मैप हो गया। ठीक है, अब हम दूसरी चीज को कवर करेंगे। यहाँ पर इस कंट्री की कैपिटल क्या है, तो इसकी कैपिटल है ब्रिज टाउन, ये भी हमने देखा। देखो इस कंट्री को आज़ादी बहुत पहले मिल चुकी थी, कब, 30 नवंबर 1966 में। अब आप कहोगे एक मिनट, अभी तो यहाँ पर क्या बोला था आपने, अभी तो यहाँ पर बोला था कि 400 साल से देश आज़ादी नहीं हुआ है, 400 साल से लगातार इसको बराज हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन देश पहले आज़ाद हो चुका है, लगभग कब, 1966 में देश आज़ाद हो चुका है, 55 साल हो चुके हैं। लेकिन उस समय यह पार्शली आज़ाद हुआ था, ध्यान से सुनना, पार्शली, थोड़ा सा आज़ाद हुआ था और थोड़ा सा नहीं हुआ था। थोड़ा सा तब भी यूके का रोल था। अब जो बचा कुचा यूके का रोल था वो भी यहां से खत्म हो चुका है। अब ये पूरी तरह से फुल्ली यहां पर रिपब्लिक हो चुका है। इसी वजह से यहां पर ये आर्टिकल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के टाइम पर देखो यहां पर प्राइम मिनिस्टर पहले से थी, ठीक है, उनका नाम है मिया अमर मौतली। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया पहले से तो देश थोड़ा सा आज़ाद है, तो थोड़ा सा आज़ाद में यही था कि यहां पर इनका खुद का प्राइम मिनिस्टर था, लेकिन इनका खुद का प्रेसिडेंट यहां पर नहीं था। अब फाइनली यहां पर इनके खुद का प्रेसिडेंट भी आ चुका है इनके कंट्री का, जिनका नाम आप लोगों को पता है, दैम सैंड्रा प्रोनेला मैसन। ओके, फिर उसके बाद आगे आते हैं। ये आपने लोकेशन देखा, चीज़ें अच्छे से क्लियर होती हुई जा रही हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये नई प्रेसिडेंट है, इसके बारे में भी आप लोग को ध्यान रखना है। अब बारबाडोस की थोड़ी सी हिस्ट्री को हम कवर करते हैं। देखो यहाँ पर ये जो बारबाडोस है ये एक इंग्लिश कॉलोनी बन चुका था 1625 में। जैसा मैंने आपको बताया ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट रहा ये 400 साल तक, 400 साल तक अंग्रेजों ने इस पर राज किया। और देखो ब्रिटिशर्स ऐसे थे, बोला जाता है देखो यूके का पूरी जगह पर राज देखने को मिला। यूके का बहुत ज़्यादा दबदबा था ओवरऑल, दुनिया भर में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, इनफैक्ट 22 कंट्रीज़ हैं शायद जिसके ऊपर राज नहीं था यूके का, अदरवाइज सभी जगह पर यूके का रूल देखने को मिला है। ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ, बारबाडोस में क्या होता था, यहाँ पर व्यापार किया जाता था, एक तरीके से गुलामी करवाई जाती थी। यहाँ पर बहुत सारे गुलामों को लाया गया था और यहाँ पर उनसे गुलामी करवाई जाती थी, खेती करवाई जाती थी, और फिर जो भी सामान निकलता था वो सब यहाँ पर अंग्रेज अपने कंट्री में लेकर जाते थे।
इस प्रकार से यहाँ पर चीज़ें लगातार चलती हुई आ रही थी। आई होप आपको क्लियर हुआ कि बारबाडोस कहाँ पर है, क्या सिनेरियो वहाँ पर देखने को मिल रहा है। पहले पार्शली आज़ाद था, अब यहाँ पर फुली आज़ाद हो चुका है। अब हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की, क्योंकि बारबाडोस कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के अंदर है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ों को अच्छे से क्लियर करना होगा। लेकिन उससे पहले हाँ मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर यूके की बात हो रही है तो यूके को लेकर भी बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पर कि हाँ यूके के बारे में हम लोग को समझ में नहीं आता। तो मैं आप लोग को डायरेक्टली यहाँ पर बताता हूँ। देखो, जिसका राज रहा है यूके का, वो उस कंट्री के बारे में आपको जानना है। यूके के अंदर टोटल 4 किंगडम्स आते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है स्कॉटलैंड, एक है इंग्लैंड और एक है वेल्स और दूसरा है, चौथा है बेसिकली नॉर्दर्न आयरलैंड। तो इन 4 से बनता है ये यूके, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक टर्म आपने सुना होगा ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन के अंदर आपको सिर्फ 3 किंगडम देखने को मिलेंगे, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ग्रेट ब्रिटेन अलग है, यूके अलग है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पहले आपको 2-4 चीज़ें समझनी होंगी, उसके बाद चीज़ों को आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे। देखो होता क्या है, दुनिया भर में, देशों भर में कहीं पर डेमोक्रेसी होती है, कहीं पर डिक्टेटरशिप होता है, कहीं पर रिपब्लिक होती है, कहीं पर अरिस्टोक्रेसी होती है, कहीं पर मोनार्की होती है और कहीं पर एनार्की होती है, ठीक है। जबरदस्ती से कब्जा कर लेना, एनार्की देखने को मिलता है ना। तो क्या डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर डेमोक्रेसीज देखने को मिलती है, जहां पर लोगों का बहुत बड़ा रोल रहता है अपने कंट्री में। वोटिंग वगैरह करके लोग अपने प्रेसिडेंट, अपने प्राइम मिनिस्टर सबको चुनते हैं। आप कहोगे प्रेसिडेंट को चुनते हैं, बिल्कुल, प्रेसिडेंट को आपको मालूम होगा इनडायरेक्टली हम लोग चुनते हैं, उसको इनडायरेक्ट इलेक्शंस बोलते हैं। भारत के अंदर डेमोक्रेसी है, भारत के अंदर डेमोक्रेसी के साथ साथ रिपब्लिक भी है। आप लोग को मालूम होगा भारत डेमोक्रेटिक के साथ साथ रिपब्लिक भी है। तो डेमोक्रेसी क्या होती है आप लोग को मालूम है, लोग वोट देकर अपने यहाँ पर जिनको भी आपको चूज करना है वो लोग अपने हाथ से खुद से चूज करते हैं बाय वोटिंग। उसके बाद दूसरा होता है डिक्टेटरशिप, जिसको हम लोग बोलते हैं तानाशाह, ठीक है। तो तानाशाह वाले नेशंस भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं, अफ्रीका के अंदर बहुत सारे नेशंस हैं, ठीक है। तो डिक्टेटरशिप होती है दूसरा, ठीक है। तो क्या होता है, एक डिक्टेटरशिप होता है, एक डेमोक्रेसी होता है, तीसरा होता है रिपब्लिक। ओके, रिपब्लिक के अंदर भी क्या होता है, यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये एक बंदा है जिसको यहाँ पर चूज कर रखा है और ये बंदा यहाँ पर सही से काम करवा रहा है, ठीक है। आप कह सकते हो आज के टाइम पर मतलब छूट है खुली, आप कह सकते हो यहाँ पर हमारे कंट्री के अंदर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट दोनों देखने को मिलेंगे, जहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं वो एक तरीके से यहाँ पर हमारी कंट्री बिल्कुल रिपब्लिक भी है और डेमोक्रेटिक भी है। उसके बाद इन तीनों के अलावा आता है एक अरिस्टोक्रेसी, जहाँ पर पैसों से यहाँ पर खेल खेला जाता है, पैसों से इस लोगों को यहाँ पर अपने फेवर में किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद आता है मोनार्की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनार्की के अंदर होता है एक राजा या रानी, या आप देख पाओगे जैसे यूके की रानी है क्वीन एलिजाबेथ, तो उसी वजह से यहाँ पर मोनार्की है। तो इस प्रकार से एक होती है मोनार्की। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं मोनार्की के बारे में कि आखिरकार ये मोनार्की होती क्या है। अब पहली बात आप लोगों को एक चीज और ध्यान रखनी है, यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर मोनार्की है, बिल्कुल वहां पे आपको एक रानी देखने को मिलेंगी। मैं राजा वर्ड यूज करूंगा, ठीक है, इन्हीं कॉन्टेक्स्ट में, तो ध्यान रखना राजा सही लगेगा ना इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या एक तरीके से यहाँ पर भी आप देख पाओगे किंग का शासन, और क्या है यहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ 2 आपको ये देख पा रही होंगी, ठीक है। लेकिन है क्या यहाँ पर, यूके बेसिकली पूरी मोनार्की नहीं है, यूके एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। अब आप कहोगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या होता है, क्योंकि यूके के अंदर आप देख पाओगे रानी तो है मतलब राजा या रानी कोई भी है, एक तरीके से एक किंग की पोस्ट तो है, लेकिन साथ ही साथ यूके ने अपने खुद का प्राइम मिनिस्टर भी चूज कर रखा है, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर मतलब मैं बता रहा हूँ ऐसे ही, ये तो यहाँ पर प्रिंस चार्ल्स हैं, लेकिन यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने भी, यूके के अंदर आपको प्राइम मिनिस्टर भी देखने को मिलेंगे, कौन है वो, स्कॉट मॉरिसन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर यूके के अंदर क्या देखने को मिलेगा, बिल्कुल यहाँ पे मोनार्की है लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बीच में क्या डिफरेंस होता है मैंने आपको बताया। मोनार्की में क्या होता है, मोनार्की में सिर्फ और सिर्फ राजा या रानी होती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंदर यहाँ पर लोग अपने हाथ से, लोग एक तरीके से लोग यहाँ पर एक प्राइम मिनिस्टर को भी चूज करके बैठाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हैं ये भी अलग अलग प्रकार की होती है। हम एग्जांपल लेते हैं जैसे यूके का, यूके के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की देखने को मिला, इसको हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करेंगे। एक तरफ आपको न्यूजीलैंड के अंदर भी इसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की देखने को मिलेगी, न्यूजीलैंड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कनाडा के अंदर, यहाँ सभी जगह पर इसी प्रकार की मोनार्की है। तो होगा क्या, यूके के अंदर क्या होंगी, एक एलिजाबेथ होंगी, ठीक है, क्या होंगी, एक एलिजाबेथ 2 है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पर इनके प्राइम मिनिस्टर होंगे, जैसे कि यहाँ पर कौन है, अभी मैंने स्कॉट मॉरिसन लिया है ना नाम, स्कॉट मॉरिसन नहीं है इनका प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, ठीक है। सॉरी, मैंने स्कॉट मॉरिसन शायद नाम ले लिया है, ठीक है। तो स्कॉट मॉरिसन तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, इसको करेक्ट कर लेना। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड के अंदर भी आप देख पाओगे इसी प्रकार से, एक कौन होगा, एक होगा वहाँ पर किंग और दूसरा वहाँ पर होगा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि जो यहाँ की एलिजाबेथ 2 है, ये आप देख पाओगे ये यूके की ही है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन होता है, न्यूजीलैंड के अंदर कोई बंदा है तो नहीं, दूसरा
दूसरा कोई है तो नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, यूके यहाँ से अपने कंट्री से भेजता है किसी व्यक्ति को, जिसको हम लोग बोलते हैं गवर्नर जनरल। ठीक है, तो गवर्नर जनरल यूके भेजता है कहाँ पर, इन कंट्रीज के अंदर जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, जो कंट्रीज बेसिकली आज के टाइम पर कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के पार्ट हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है न्यूजीलैंड के अंदर क्या है, न्यूजीलैंड के अंदर फिर हमने गवर्नर जनरल भेज दिया। तो यहाँ पर जो एक तरीके से प्रेसिडेंट की पोस्ट नहीं चाहिए थी, प्रेसिडेंट की पोस्ट नहीं है। यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति यूके का है और एक व्यक्ति को क्या कर रखा है, लोगों ने वहाँ के खुद ने चूज कर रखा है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को खुद ने चूज कर रखा है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पर क्या होता है, अगर इन्हों कोई काम करना है अपने एक तरीके से संविधान में कोई काम करना है, कुछ भी काम करना है, बिल्स पास करवाना है, तो इसके लिए ये यूके बार बार नहीं जा सकते, है ना। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए ये होता है कि यूके यहाँ पर इनके पास एक गवर्नर जनरल भेजता है, तो इनकी ए वाली पोस्ट पर गवर्नर जनरल होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब क्या है, इसी प्रकार से बारबाडोस के अंदर भी था। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। अब यहाँ पर मैंने आपको इसी वजह से लंबा चौड़ा समझाया कि आपको क्लियर हो जाए। इसी प्रकार से बारबाडोस के अंदर भी था। बारबाडोस के अंदर एक व्यक्ति तो एलिजाबेथ II का था, जिसको हम लोग गवर्नर जनरल बोल रहे हैं। दूसरे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर तो थी। अभी मैंने आपको बताया प्राइम मिनिस्टर कौन थी। तो ये वाला जो पद है, बेसिकली ये वाला पद हटा दिया गया है। अब इस वाले पद को हटाने के बाद यहाँ पर इनकी प्रेसिडेंट आ चुका है, इनका राष्ट्रपति आ चुका है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जो ये मोनार्की थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, अब यहाँ पर इस पे से हट चुकी है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं है, अब बारबाडोस पूरी तरह से रिपब्लिक हो चुका है, बिल्कुल भारत की तरह। ओके, तो ये है यहाँ पर का मुद्दा। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को बिल्कुल भी कंफ्यूजन इसके अंदर नहीं क्रिएट हुआ होगा। तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की बात करते हैं तो आप देख पाओगे एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। पता है इसके अंदर कितनी कंट्रीज आती हैं? आज के टाइम पर 54 कंट्रीज, 54 कंट्रीज हैं इसकी। ठीक है, मेंबर्स हैं। और इस पूरे कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन को बनाया गया था एक लंदन डिक्लेरेशन के थ्रू 1949 में। क्वीन एलिजाबेथ II आज के टाइम पर हेड है कॉमनवेल्थ नेशंस की। देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। कॉमनवेल्थ नेशन के बारे में आप लोगों को कुछ चीज़ें बताता हूँ जो कि आप लोग अपने पास नोट डाउन करके भी रख सकते हो। यहाँ पर कितनी कंट्रीज़ हैं? 54। एक मिनट, क्लियर पेज पर आते हैं। ठीक है, साफ पेज पर आते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद तभी हम लोग को थोड़ा सा समझ में अच्छे से आएगा यार। फिर यहीं पे समझते हैं यार। एक सेकंड, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम लोग इसको समझेंगे। हाँ, अब यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि हमने देखा कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के अंदर 54 देश हैं, 54 देश हैं। 54 देश के अंदर से 16 कौन से थे? ठीक है, 16 कौन से थे जहाँ पर जो एक तरीके से मोनार्की रियलिज्म देखने को मिल रहा था। ठीक है, जैसे मैंने आप लोग को बताया। ठीक है, जहाँ पर एक गवर्नर जनरल भी है और दूसरे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी 16 में से बारबाडोस निकल चुका है बाहर। तो कितनी हो चुकी हैं? 15 हो चुकी हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये कितनी हो चुकी हैं, ये 15 हो चुकी हैं। 15 कंट्रीज हैं। अब कौन सी जहाँ पर इस प्रकार से हम लोग देख पाते हैं ये रियलिज्म वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर 5 देश ऐसे हैं जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्किज्म है, मतलब आप कहोगे राजा है। लेकिन ये 5 देश ऐसे हैं जिनके पास राजा तो है, लेकिन यहां पर कोई यूके का राजा नहीं है। यहां पर वो राजा है जो इन कंट्रीज ने खुद ने मिलकर चूज किया है। ठीक है, इन कंट्रीज का खुद का राजा है। तो आप लोग को ध्यान रखना है, इसमें से 5 कंट्रीज ऐसी हैं जिनका खुद का राजा है। और वो 5 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? पहली है लिजोथो, दूसरी है स्वाजीलैंड, तीसरी है ब्रुनेई, चौथी है मलेशिया और 5वीं है टोगो। ओके, तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हो। ठीक है, ये कितनी हो गई? 15 हो गई, ये 5 ही हो गई। प्लस उसके बाद अब बाकी जो 34 नेशन है वो रिपब्लिक हो चुके हैं। ठीक है, वो रिपब्लिक है बिल्कुल भारत की तरह। तो ये इसके बारे में ध्यान रखना है। इसके अंदर 54 नेशन है। कौन कौन से मैंने आप लोग को बता दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या सिस्टम होता है ये मैंने आप लोग को बता दिया। ये जो 15 कंट्रीज यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल रियलिज्म वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, जहाँ पर एक यूके का बंदा होगा और दूसरा यहाँ पर कौन होगा? दूसरा प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलता है। तो अभी बारबाडोस यहाँ से निकला और उसके बाद बारबाडोस रिपब्लिक हो चुका है, लेकिन अभी भी कॉमनवेल्थ नेशन का पार्ट है। तो 54 कंट्रीज हैं। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को, इस कॉमनवेल्थ नेशन को सबसे लास्ट में किसने ज्वाइन किया? तो लास्ट कंट्री ने कॉमनवेल्थ को ज्वाइन करने वाली कंट्री थी वो थी रवांडा। रवांडा ने 2009 में इसको ज्वाइन किया था। एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर ये सारी कंट्रीज वो हैं जिनके ऊपर यूके ने राज किया है। ठीक है, लेकिन इनमें से इन 54 कंट्रीज ये मतलब 54 कंट्रीज वो हैं जिनके ऊपर यूके ने राज किया है, लेकिन इनमें से 2 कंट्री ऐसी हैं जिनके ऊपर राज नहीं किया गया या अपनी मर्जी से कॉमनवेल्थ नेशन के पार्ट बने हैं। कौन कौन सी? एक तो रवांडा ही है, रवांडा अपने मर्जी से कॉमनवेल्थ नेशन का पार्ट बना है। उसके बाद दूसरी कंट्री है मोजाम्बिक। ओके, तो इसके बारे में भी आप लोगों को ध्यान रखना है। मैंने आपको यहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं।
आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और साइंस एंड टेक आता है जीएस पेपर 3 के अंदर। अब एक और नया कॉन्सेप्ट, अब यहाँ पर एक और मतलब काफ़ी तगड़ा सा आर्टिकल आया है। आज आर्टिकल बड़े शानदार से हैं। दूसरा आर्टिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, जहाँ पे डिस्कशन करेंगे हम लोग व्हाइट ड्वार्फ का बारे में। व्हाइट ड्वार्फ क्या होता है आप कह सकते हो सफ़ेद बोना, नहीं बिल्कुल सफ़ेद बोना तो नहीं कहेंगे, हाँ बिल्कुल हिंदी में मतलब इसका यही बनता है, लेकिन आखिरकार व्हाइट ड्वार्फ होता क्या है, कुछ इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिली हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा समझने वाले हैं। आर्टिकल कहाँ का है, अगेन इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज का है। तो यहाँ पर बताया गया कि हम लोगों ने कुछ देखा है और वो हमने देखा व्हाइट ड्वार्फ के बीच में कुछ चेंजेस हुआ जिसको स्विच ऑन और स्विच ऑफ बोला जा रहा है। तो हम डिस्कस करेंगे स्विच ऑन या स्विच ऑफ क्या होता है व्हाइट ड्वार्फ के बीच में, और व्हाइट ड्वार्फ क्या होता है ये भी आप लोग को सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से जानने को मिलने वाली है। तो हाल ही में एक इंटरनेशनल टीम है जिन्होंने ये देखा कि एक व्हाइट ड्वार्फ है, बेसिकली वो अपनी ब्राइटनेस को लूज कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर के लिए बहुत तेजी से जला था, वो बहुत तेजी से जला था, जिसको स्विच ऑन फेनोमेना बोला जा रहा है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा। देखो व्हाइट ड्वार्फ क्या होता है, बेसिकली एक स्टार है, सितारा जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार है, लेकिन इसके अंदर कुछ चेंजेस होता है जिसकी वजह से इसको व्हाइट ड्वार्फ बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हम लोग व्हाइट ड्वार्फ को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, ज़्यादातर जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो क्या करते हैं, कुछ टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है हबल स्पेस टेलीस्कोप, और दूसरी एक और सैटेलाइट है जिसका नाम है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। इनका इस्तेमाल करके हम लगातार बहुत टाइम से व्हाइट ड्वार्फ्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, व्हाइट ड्वार्फ्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर मेन मुद्दे पर आते हैं, सर ये व्हाइट ड्वार्फ होता क्या है। सबसे पहली चीज़ आप लोग देख पाओगे अंतरिक्ष में क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे पास स्टार्स हैं, ठीक है, प्लैनेट्स हैं, हमारे पास सन है। अब यह देख पाओगे सन के अंदर बहुत तेज़ी से लाइटनिंग होती है, ठीक है, बहुत तेज़ी से सन मतलब जल रहा है, पूरी तरह से जल रहा है, यहाँ पर लपटें निकल रही हैं भर भर के, ठीक है। अब आप कहोगे ये क्यों, इसके अंदर क्या प्रोसेस चल रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, मैं भी आपको बताऊंगा। उसी प्रकार से क्या हो रहा है, यहाँ पर जो स्टार्स हैं बेसिकली, ठीक है, ये आप देख पाओगे छोटे छोटे जो स्टार्स यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसी प्रकार से इनके अंदर भी यही प्रोसेस होता है। ये चमकते हैं, ये अपनी प्रकाश जो है दूसरी चीज़ों पर डालते हैं, ये भी चमक रहा है, ये भी अपना प्रकाश दूसरी चीज़ों पर डाल रहा है। इसके चमकने का पीछे का रीज़न क्या है, इसके चमकने का पीछे का रीज़न यह है क्योंकि यहाँ पर है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भरपूर मात्रा में है, सूरज के अंदर भी हाइड्रोजन भरपूर मात्रा में है, और सितारों के अंदर भी, स्टार के अंदर भी हाइड्रोजन भरपूर मात्रा में है। और होता क्या है, हाइड्रोजन जब बहुत सारी हो जाती है तो सारी हाइड्रोजन आपस में मिलकर हीलियम बनाती है, ठीक है, ध्यान रखना, सारी हाइड्रोजन आपस में मिलकर हीलियम बनाती है, और उसी हीलियम की वजह से क्या होता है, यहाँ पर इस प्रकार से सूरज हमें चमकता हुआ नजर आ रहा है और सितारा हमें चमकता हुआ नजर आ रहा है। पहली चीज तो ये छोटी सी चीज है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब डिस्कस करेंगे व्हाइट ड्वार्फ क्या होता है। व्हाइट ड्वार्फ भी बिल्कुल सितारे स्टार्स होते हैं, जैसे कि नॉर्मल स्टार्स होते हैं ना, उसी प्रकार से व्हाइट ड्वार्फ भी हम लोग को स्टार्स ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। स्टार्स क्या होता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर इस जो हाइड्रोजन जलता है, यहाँ पर आप कह सकते हो हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जा रहा है एज अ न्यूक्लियर फ्यूल, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सितारा है वो हमें चमकता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार के जो सितारे होते हैं इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बड़े बड़े साइज के होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें अर्थ से भी ज़्यादा, पृथ्वी से भी ज़्यादा, लगभग लाख गुना ज़्यादा बड़े बड़े यहाँ पर ये साइज के स्टार देखने को मिलते हैं, सितारे देखने को मिलते हैं। यही प्रोसेस कहाँ पे होता है, सन के अंदर भी होता है, पता है, सूर्य के अंदर भी यही प्रोसेस होता है। जो हाइड्रोजन होता है आपस में फ्यूज करता है, हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं, सारे मिलने के बाद क्या करते हैं, ये हीलियम बनाते हैं, ठीक है, हीलियम के अंदर कन्वर्ट होते हैं। और पता है इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं, जिसकी वजह से सूरज हम लोगों को देख रहा है, सूरज हम लोगों को देखने को मिलता है कि इतनी गर्मी पैदा करता है, इसके अंदर जो आग लग रही है वो इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से होती है। तो ध्यान रखना, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का मतलब क्या है, जब हाइड्रोजन आपस में मिलकर हीलियम को जनरेट करता है। अब क्या होगा, जो हाइड्रोजन है अगर यहाँ पर ये इस्तेमाल हो रहा है, मान लो आपका एक क्वेश्चन ये है, हाइड्रोजन लगातार इस्तेमाल हो रहा है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बना रहा है, तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में डेफिनेटली आया होगा कि इतना हाइड्रोजन आपस में मिलकर हीलियम बना रहा है, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा कि हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आया होगा और मेरे दिमाग में भी यही क्वेश्चन आया था कि हाइड्रोजन आपस में मिलकर हीलियम बना रहा है, जिसकी वजह से ये प्रोसेसिंग चल रही है, तो एक टाइम पर क्या होगा, जो हाइड्रोजन होगा वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है कि जब हाइड्रोजन यहाँ पर वैनिश हो जाएगा, जब हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, ये फ्यूजन स्लो हो जाएगा, इसी को बोलते हैं हम लोग व्हाइट ड्वार्फ। तब क्या होगा, जो सितारा है, जो स्टार है, वो चमकना कम कर देगा, सितारा जो है वो चमकना कम कर देगा, क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा है, ये प्रोसेस स्लो हो चुका है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है बेसिकली वो कम हो चुका है, और क्योंकि वो हीलियम बना रहा था इस वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन कम हुआ, जिसकी वजह से जो स्टार है वो कोलैप्स कर जाएगा और वो व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। क्यों, अब आपका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लो आपने कोयला लिया, कोल लिया,
ठीक है, कोल को आपने जलाया, अब आप कोल को जलाओगे, जलाते 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 जब तक उसके अंदर एनर्जी है तब तक जल रहा है, ठीक है। फिर एक टाइम पर क्या हुआ, अब वो जो लपटें हैं वो खत्म हो जाएंगी, कोयला हमें थोड़ा सा सफ़ेद सफ़ेद सा देखने को मिलेगा, ठीक है, थोड़ा सा सफ़ेद सफ़ेद सा देखने को मिलेगा। क्या कहलाएगा वो व्हाइट ड्वार्फ, इसकी चमक बहुत कम हो चुकी है, क्या कहलाएगा वो व्हाइट ड्वार्फ। लेकिन क्या होगा, जब इसकी चमक बिल्कुल खत्म हो जाएगी, कोयला बिल्कुल समट चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है, सब कुछ आग वाग बिल्कुल खत्म हो चुकी है, काला पड़ चुका है, तो जब काला पड़ चुका है तो उसको बोलते हैं ब्लैक ड्वार्फ। आई होप आपको यहाँ पर व्हाइट ड्वार्फ और ब्लैक ड्वार्फ का डिफरेंस पता चल चुका होगा कि यहाँ पर क्या है, स्टार जब चमक रहा है, यहाँ पर क्या प्रोसेस चल रहा है इसके अंदर आपको पता चल गया। जब यहाँ पर हाइड्रोजन खत्म हुआ इसके अंदर से तो क्या हुआ, इसकी चमक खत्म हुई, ये व्हाइट ड्वार्फ बना। और यहाँ पर जब ये व्हाइट ड्वार्फ भी मतलब बिल्कुल चमक खत्म हो गई है, बिल्कुल डार्क हो चुका है, तो वो जब डार्क हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक ड्वार्फ। अब मैं आपको और भी बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाऊंगा। तो पहले आपने व्हाइट ड्वार्फ समझा, अब बात करते हैं ब्लैक ड्वार्फ की। तो यहाँ पर जो ब्लैक ड्वार्फ है बेसिकली यहाँ पर ये भी होता है, देखो पहले स्टार व्हाइट ड्वार्फ होता है, फिर उसके बाद व्हाइट ड्वार्फ से ब्लैक ड्वार्फ बनेगा। जब आपने आग जलाई, आग कम होने लगी, ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पर रोशनी बची है, लेकिन फिर एट द लास्ट यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है, उसको हम लोग ब्लैक ड्वार्फ बोलते हैं। लेकिन एक स्टार को, एक सितारे को व्हाइट ड्वार्फ से ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट होने में बहुत समय लगता है। पता है कितना समय लगता है? बहुत समय, लगभग यहाँ पे बताया गया एक सितारे को व्हाइट ड्वार्फ से ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट होने में 20 से 100 बिलियन ईयर्स लगते हैं, इतना साल लगता है यहाँ पर। तो आपको ध्यान रखना है, इतना समय लगता है। तो आज के टाइम पर हमारे पास कितने ब्लैक ड्वार्फ हैं? हमारे पास एक भी ब्लैक ड्वार्फ नहीं है। तो आप कहोगे कैसी बात करो, बिल्कुल, क्योंकि जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है ये पता है कितना पुराना है, ये 13.7 बिलियन ईयर्स पुराना है। तो आप कह सकते हो ब्रह्मांड यहाँ पर अभी 13.7 बिलियन ईयर्स पुराना है, और एक व्हाइट ड्वार्फ को ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट होने में इतना टाइम लगता है। तो इस वजह से अभी तक हमारे पास कोई भी ब्लैक ड्वार्फ नहीं है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आई होप आपको व्हाइट ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं जिसको हमने अभी पकड़ा है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर एक तरीके से हबल टेलीस्कोप की मदद से इसको आइडेंटिफाई किया है कि अभी क्या हुआ, ये जो व्हाइट ड्वार्फ है इसके अंदर अचानक से एकदम से भर के बत्ती जली, बहुत तेजी से बत्ती जली है, जिसको स्विच ऑन या स्विच ऑफ का फेनोमेना बोलते हैं। बत्ती जली और एकदम से बंद हो गई, ठीक है, बत्ती जली और थोड़ी देर बाद वो बंद हो गई, तो इसको स्विच और ऑन और स्विच ऑफ का फेनोमेना बोला गया। तो ऐसा क्या देखने को मिला, तो अब आपको इसको समझना है, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको व्हाइट ड्वार्फ के बारे में समझाया। तो व्हाइट ड्वार्फ क्या होता है, कभी कभी यहां पर क्या होगा, जब व्हाइट ड्वार्फ होगा बड़े साइज के होता है, मैंने आप लोगों को बताया। अब क्या होगा, इसकी बत्ती बिल्कुल बंद हो रही है, ठीक है, अब बंद हो रही है, और बंद होते होते क्या होगा, इसके मतलब बंद होते हो रही होगी, बिल्कुल हल्का हो गया होगा, तो इसके पास से कोई और स्टार निकला होगा, इसके पास से कोई और जैसे ही स्टार निकला वो इसके अंदर समा गया, जैसे इसके पास से कोई स्टार निकला वैसे वो इसके अंदर समा गया। इसकी वजह से बहुत तेजी से लाइटिंग देखने को मिली, बहुत तेजी से लाइट जली और उसके बाद बंद हो गई। ये यहाँ पर रिसर्चर्स हमारे बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं, कुछ इस प्रकार से प्रोसेस देखने को मिलेगा। दो स्टार मिल गए आपस में, ये लाइट जली, खत्म, इस प्रकार से यहाँ पे आप देखने को मिलेगा। बहुत तेजी से लाइट जलेगी जब मिलेंगे, तो ये जली और बंद, ठीक है। फिर से देखो एक बार और फिर से देखो एक बार, मजा आया समझकर ये कि क्या है कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा। तो यहाँ पर ये है व्हाइट ड्वार्फ, या इसके आसपास एक दूसरा स्टार आया, ये आपस में मिला और लाइट जली और यहाँ पर ये हुआ बंद। तो ये प्रोसेस हम लोगों ने देखा है, इसको स्विच ऑन और स्विच ऑफ फेनोमेनन बोला गया है। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाइट ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ क्या है, मैंने आप लोगों को बहुत सिंपल शब्दों में यहाँ पर समझा दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट आर्टिकल पर। सॉरी, नेक्स्ट आर्टिकल से पहले आप लोगों में एक चीज़ और बता देता हूं। यहां पर इसके अंदर एक और लिमिट आती है जिसको हम लोग बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट। इसका मतलब क्या है, देखो जो व्हाइट ड्वार्फ है वो यहां पर कब एक तरीके से यहाँ पर पूरी तरह से ड्वार्फ बनेगा, मतलब कि कब यहाँ पर एक तरीके से ये पूरी एक पूरी इसकी लिमिट होती है। लिमिट क्या मतलब यह है कि मान लो एक सितारा है, ठीक है, ये व्हाइट ड्वार्फ बन रहा है, इसकी जो बत्ती है वो खत्म हो रही है क्योंकि इसके अंदर से हीलियम डाउन हो रहा है। अब क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, एक तरीके से उसका ये जो सितारा है ये कितना बड़ा होना चाहिए, 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन। मतलब कि आप कह सकते हो अगर सन इतना बड़ा है तो ये व्हाइट ड्वार्फ अगर इतना बड़ा हो जाएगा, मान लो सन इतना बड़ा है तो यहाँ पर ये सितारा इतना बड़ा है, अगर इतना बड़ा हो जाता है तो फिर वो कोलैप्स करेगा, ठीक है, कोलैप्स करेगा और यहाँ पर टूट जाएगा। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है इसके बारे में, वो कोलैप्स कर जाएगा। तो मतलब कि कोई भी व्हाइट ड्वार्फ इतने बड़े साइज से कम नहीं हो सकता, मतलब इतना बड़ा साइज यहाँ पर से इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन होगा, इससे ज़्यादा बड़ा साइज नहीं होगा। अगर इससे ज़्यादा बड़ा साइज होगा, ठीक है, तो वो कोलैप्स कर जाएगा, किसमें, एक न्यूट्रॉन स्टार में या फिर ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसकी एक लिमिट बताई गई थी 1.4 टाइम्स तक की, मतलब सन से 1.4 टाइम्स तक की लिमिट है। अगर इससे ज़्यादा बड़ा है, मैसिव अगर है इससे ज़्यादा, तो यहाँ पर वो कोलैप्स कर जाएगा, उसमें वो न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है।
तो इससे बड़ा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक लिमिट है ये, और इस लिमिट को बताया था यहाँ पर चंद्रशेखर जी ने, तो इसी वजह से यहाँ पर इसको चंद्रशेखर लिमिट बोलते हैं, ठीक है। और चंद्रशेखर जी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति रह चुके हैं और इनको नोबेल प्राइज़ मिला है फिजिक्स के अंदर 1983 में, तो इसके बारे में आइडिया रख सकते हो। ये यहाँ पर आप लोग को इनका पिक्चर दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी आती है जीएस पेपर 2 के अंदर। यहाँ पे चर्चा की गई है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 के बारे में। आई होप आप लोगों को आज के आर्टिकल्स होते हैं ये काफ़ी मतलब कन्फ्यूजिंग थे, लेकिन आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। तो हाल ही में जो नीति आयोग ने यहाँ पर नीति आयोग है इसने रिलीज किया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को, और इससे पहले यहाँ पर आप देख पाओगे एक और इंडेक्स लॉन्च किया गया था जिसका नाम है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो यहाँ पर ये वाला जो मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स है ये हमारे कंट्री का है। इससे पहले जो लॉन्च हुआ था वो ग्लोबल था, मतलब दुनिया भर में लॉन्च हुआ, दुनिया भर का एक इंडेक्स था उसको लॉन्च किया गया था। तो जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है इसको किसने रिलीज किया था? इसको रिलीज करने वाली बॉडी का नाम है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और साथ ही साथ ऑक्सफर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो इसके बारे में एक आइडिया रख सकते हो आप लोग, ठीक है। अगर हम बात करें तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की, ठीक है, जो हमारे कंट्री का इंडेक्स है बेसिकली, यहां पर क्या है ये मांग करता है किस चीज के लिए? पॉवर्टी को मेजर करने के लिए, कि भाई क्या करें हम लोग गरीबी को मेजर करें। गरीबी को मेजर करने के लिए यहां पर इस इंडेक्स को लाया जाता है। और इसी प्रकार से यहां पर ये हो गया हमारा नेशनल वाला और ये हो गया ग्लोबल वाला। दुनिया भर पे भी जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को लाया गया था 2021 का जो ये इंडेक्स आया था, इसमें भारत की रैंक 109 कंट्रीज में से 66 थी, मतलब 109 में से 66 रैंक थी भारत की। ज़्यादा अच्छी नहीं थी, मतलब पॉवर्टी की सिचुएशन भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, गरीबी वाली सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया यहाँ पर आप देख पाओगे इस इंडेक्स के अंदर बेसिकली 3 चीज़ों को मेजर किया जाता है। 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब इन 3 चीज़ों को भी अलग अलग चीज़ों में डिवाइड किया गया, तभी इसको मल्टी डायमेंशनल बोला गया है कि इन चीज़ों को देखेंगे, इन चीज़ों में भारत की क्या हालत है या इन चीज़ों में किसी कंट्री की क्या हालत है, उस बेसिस पर यहाँ पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है, ठीक है। और वो चीज़ें क्या क्या है? न्यूट्रिशन की, क्या कैसा खाना मिल रहा है कंट्री के अंदर, स्कूल अटेंडेंस कैसी है, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन साफ सफाई कैसी है, हाउसिंग, बैंक अकाउंट्स, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो आप लोग को ध्यान रखना है। इस प्रकार से यहां पर ये सारी चीजें देखने के बाद इस पूरे पॉवर्टी इंडेक्स को तैयार किया जाता है। उसके बाद इसका मेथड क्या होता है? तो यहाँ पर देखो इस मेथड के अंदर जो हम अपना नेशनल वाला मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को मेजर करते हैं, कैसे मेजर करते हैं? जो दुनिया वाला क्रिएट हुआ है, मतलब एक ग्लोबल वाला है, उसके डेटा यूज करके हम लोग यहाँ पर इसको बनाते हैं। तो आप लोग इसके बारे में आइडिया रख सकते हो। तो अब की बार का जो पॉवर्टी इंडेक्स है वो ये बताता है, ये हमारे कंट्री का है, नेशनल वाले की बात कर रहा हूँ। तो ये जो पॉवर्टी इंडेक्स है बेसिकली यहाँ पर बताया गया बिहार की हालत सबसे ज़्यादा बुरी है, बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा पॉवर्टी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो बिहार एक हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ पीपल यहां पर देखने को मिलेंगे बिहार के अंदर, जहां पर सबसे ज्यादा मल्टी डायमेंशनली पुअर एक तरीके से लोग देखने को मिलेंगे। बिहार के बाद झारखंड है, झारखंड के बाद उत्तर प्रदेश है, यहां पर सबसे ज्यादा गरीबी देखने को मिलेगी। और सबसे कम कहां पर है? वो है केरला। केरला के साथ साथ पुडुचेरी, लक्षद्वीप, गोवा और सिक्किम, ये एरियाज ऐसे हैं जहां पर पॉवर्टी लेवल बहुत कम है। और फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया मेलनोरिश्ड पीपल के बारे में। मेलनोरिश्ड पीपल ऐसे होते हैं जो कि कुपोषण के शिकार हों, जिनको एक अच्छा खाना नहीं मिला, जिसकी वजह से यहाँ पर वो कुपोषण के शिकार बन चुके हैं। तो बिहार यहाँ पर भी टॉप करता है, बिहार यहाँ पर भी हाईएस्ट नंबर ऑफ मेलनोरिश्ड पीपल पर आता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेलनोरिश्ड वाले पीपल देखने को मिलेंगे। बिहार के बाद झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको इस इंडेक्स के बारे में बताया। अब अच्छा, ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि इस इंडेक्स के बारे में क्या रैंक है, ये सारी चीज़ मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस इंडेक्स का इंपॉर्टेंस क्या है? देखो इंपॉर्टेंस तो यह है कि आप लोगों के पास ओवरऑल पिक्चर आ जाएगी कि गरीबी किस हद तक चल रही है कंट्री के अंदर, गरीबी की सीमा क्या है, और उसके बेसिस पर आप लोग क्या कर पाओगे, यहाँ पर कुछ पॉलिसीज वगैरह लेकर आ पाओगे, जिस वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉवर्टी को कम कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, ये जो इंडेक्स है ये हमें मदद करेगा कि हम लोग अपने डेवलपमेंट गोल की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स आता रहेगा तो हमें बताता रहेगा कि भाई हालत काफ़ी बुरी है। तो क्या होगा, इस इंडेक्स का इंपॉर्टेंस ये भी कि हम लोग को आगे बढ़ाएगा कि हम लोग अपने डेवलपमेंट गोल्स की तरफ बढ़ें। इसी प्रकार से भारत के और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स आपको ध्यान रखना है, जो कि यहाँ पर गरीबी को कम करने के लिए यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। तो मेंस में क्वेश्चन बनता है कि और इसी प्रकार से पूछ लिया जाता है कि भारत के और कौन कौन से इनिशिएटिव है, हमारी सरकार के और कौन कौन से इनिशिएटिव है गरीबी को कम करने के लिए। तो इसके बारे में आप लोग एक आइडिया रख सकते हो कौन कौन से इनिशिएटिव हैं। पहला है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, दूसरा है MG नरेगा, उसके बाद तीसरा प्रधानमंत्री आवास योजना, चौथा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पांचवा प्रधानमंत्री आवास योजना, नेक्स्ट जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। तो ये सारी योजनाएं हैं, इसके बारे में एक आइडिया रख सकते हो।
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और एनवायरमेंट आता है जीएस पेपर 3 के अंदर। यहाँ पे चर्चा की गई भाई जो ग्राउंड वाटर है वो डिप्लीट हो चुका है। डिप्लीशन मतलब ग्राउंड वाटर हमारा कम होता हुआ नजर आया है। जो धरती के अंदर पानी है वो लगातार कम होता हुआ नजर आ रहा है, उसको ज्यादा निकाला जा रहा है, ऐसा डेटा निकल कर आया। भारत के अंदर ये कुछ ज्यादा ही हद तक काम हो रहा है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम पर हमें प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती हैं। तो हाल ही में एक एनालिसिस आया है और ये एनालिसिस किया है किसने, ये किया है CGWB ने, मतलब सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने। तो यहां पर मैं आपको आगे भी CGWB बोल के ही बताऊंगा क्योंकि आगे भी इसकी चर्चा की गई है। तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने यहां पर इस पूरे एनालिसिस को प्रेजेंट किया। इन्होंने यहां पर इंडिकेट किया कि लगभग 33% तक जो वेल्स मॉनिटर्ड हैं, एक तरीके से 33% तक जो भी वेल्स हैं इनको मॉनिटर किया गया और मॉनिटर करने के बताया गया कि जो इनका पानी है वो काफ़ी तेज़ी से कम हुआ है, पानी जो है डिक्लाइन पर देखने को मिला। और पता है 0 से लेकर 2 मीटर तक पानी की कमी देखने को मिली है। लेकिन बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जैसे कि न्यू दिल्ली, चेन्नई, इंदौर, मदुरई, विजयवाड़ा, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, ये एरियाज ऐसे हैं जहां पर पानी और तेजी से कम हुआ है। पता है 4.0 मीटर से यहां पर कम होता हुआ नजर आया है, और मतलब इससे भी ज्यादा तेजी से, इससे भी ज्यादा आप कह सकते हो गहराई तक ये पानी कम हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि पानी कितनी तेजी से कम किया जा रहा है। तो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन भारत के अंदर काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। मतलब क्या हो रहा है, हम लोग ग्राउंड वाटर का यूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आती है इसको लेकर, यूनेस्को वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018 की रिपोर्ट है। ये बताती है कि भारत दुनिया भर में यहाँ पर एक ऐसी कंट्री है जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर को निकालता है और उसका यूज करता है। और ये रिपोर्ट बताती है 230 बिलियन मीटर क्यूब ऑफ ग्राउंड वाटर यहाँ पर हर साल निकाला जाता है दुनिया भर में, ठीक है, सॉरी एग्रीकल्चर लैंड्स के लिए इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि इतना पानी हम लोग निकाल रहे हैं किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए और भी बहुत सारे अलग अलग यूज के लिए। तो अपने आप में हम लोगों ने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है ग्राउंड वाटर का। और अगर हम लोगों ने अभी भी नहीं रोके, अभी थोड़ा सा हम लोगों ने चीजों को कंट्रोल नहीं किया, तो आने वाले टाइम पर डेफिनेटली वाटर स्कैर्सिटी मतलब पानी की कमी देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट बताया गया ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के रीजंस क्या क्या है, मतलब ग्राउंड वाटर लगातार कम हो रहा है, इसके पीछे के कारण क्या है। सबसे पहला कारण है ग्रीन रिवॉल्यूशन। आपको मालूम है हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी हद तक आगे निकल चुके हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर को काफी प्रमोट कर रहे हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन आ चुका है। वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स मतलब कि पानी की जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत होती है ऐसी फसलों को उगाया जा रहा है, तो डेफिनेटली पानी की जरूरत भी ज्यादा होगी। तो इसी वजह से ग्राउंड वाटर को ज्यादा निकाला जा रहा है। प्लस उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी सब्सिडी मिल रही है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से भी क्या हो रहा है, हम लोग ग्राउंड वाटर को बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आज के टाइम पर पानी कम हो रहा है। उसके बाद दूसरा रीजन है इंडस्ट्रीज रिक्वायरमेंट। इंडस्ट्री के अंदर काफी रिक्वायरमेंट होती है पानी की, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी हैं जो कि ग्राउंड वाटर को बर्बाद कर रही हैं बहुत सारा पोल्यूशन छोड़ने के बाद। तो इसकी वजह से भी हमारा ग्राउंड वाटर बेकार होता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा उसके बाद इनएडिक्वेट रेगुलेशन, मतलब कि है भारत के अंदर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। इंडिया के अंदर आप कहीं पर भी कुआं खोद दो, कोई भी क्लियरेंस की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, आप कहीं पर भी कुआं खोद सकते हो, कोई भी यहाँ पर रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। क्या होता है फिर कुछ सालों बाद वो जो कुआं है जब वो सूखने लगता है तो दूसरा कुआं खोद लो, इस प्रकार की चीजें चलती हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कोई भी रेगुलेशन नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आज के टाइम पर वाटर का जो ग्राउंड वाटर बेसिकली उसको ज्यादा से ज्यादा निकाला जा रहा है, जिसकी वजह से क्या है आज के टाइम पर हम लोग देख पा रहे हैं क्राइसिस क्रिएट होना शुरू हो चुके हैं और आने वाले टाइम पर और भी क्राइसिस देखने को मिल सकते हैं। अब आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको सर्च करना है कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कौन कौन से स्टेप्स ले रही है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन को कम करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए। तो आप इसके बारे में सर्च करना, अलग अलग प्रोग्राम सरकार चलाती है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन को कंट्रोल करने के लिए, वो कौन कौन से हैं आज आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में इसको टाइप करना है। आते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल पर, आज के लास्ट आर्टिकल पर। इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमी आती है जीएस पेपर 3 के अंदर, साथ ही साथ पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। चर्चा की गई है जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट स्कीम के बारे में। तो काफी जबरदस्त स्कीम है, क्या है ये इसके बारे में बताऊंगा। आर्टिकल पीआईबी से लिया गया है और पीआईबी में हमारी जो सरकार है वो डायरेक्टली डेटा को पब्लिश करती है। तो रीसेंट डेटा के अकॉर्डिंग बताया गया लगभग 23,948 एमएसएमईज। एमएसएमईज क्या होते हैं, जो छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम साइज एंटरप्राइजेस होते हैं, इनको रजिस्टर्ड किया गया। और यहाँ पर ये क्या करेंगे, ये जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट स्कीम को अडॉप्ट करेंगे। जीरो डिफेक्ट जीरो स्कीम का यूज किया जाएगा। ये स्कीम क्या है, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ऐसी मैन्युफैक्चरिंग करो जिसमें जीरो डिफेक्ट हो, प्लस पोल्यूशन कम से कम करो, जिससे यहाँ पर जीरो इफेक्ट पड़े हमारे एनवायरमेंट के ऊपर। तो सिंपल शब्दों में इसी को यही बोलेंगे। सबसे पहली चीज यहाँ पर इस स्कीम को लॉन्च कब किया गया था, 2016 में लॉन्च किया था। किसने, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने इसको लॉन्च किया था। उसके बाद यहाँ पर ये जो स्कीम है इसका मेन मकसद है कि हम लोग प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दें, जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करें, पोल्यूशन को कम से कम करें, टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट इसको बोला गया है।
तो यहाँ पर ये भारत का मिशन है, हम लोग क्या कर सकें, जो प्रोडक्ट है उसको बनाए बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से, जिसका यहाँ पर कोई भी नुकसान ना हो। जो जीरो डिफेक्ट है बेसिकली कस्टमर के लिए रखा गया है, ठीक है, कि जीरो डिफेक्ट यहाँ पर जो कस्टमर है उसको एक तरीके से जो भी प्रोडक्ट मिले उसके अंदर कोई भी डिफेक्ट ना हो, जो भी एमएसएमई बनाएगा उस प्रोडक्ट को उसके अंदर कोई भी डिफेक्टिव ना देखने को मिले। उसके बाद जीरो इफेक्ट क्या है, यहाँ पर इसका जीरो इफेक्ट मतलब है कि जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है उसका असर हमारे एनवायरमेंट के ऊपर ना हो, उससे कोई एयर पोल्यूशन ना हो रहा हो, उसका कोई वेस्टेज ना हो रहा हो, उसकी कोई बर्बादी ना हो रही हो, तो ये मेन मकसद रखा जाता है। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो पहली चीज़ तो यह है इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव में कि यहाँ पर एक इकोसिस्टम को डेवलप करा जाता है, एक इकोसिस्टम को डेवलप किया जाएगा ताकि हम लोग क्या कर सकें, जीरो डिफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर सकें, ऐसे सामान को बनाया जाए जिसके अंदर डिफेक्ट बिल्कुल भी ना हो। दूसरा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वालिटी टूल्स को अडेप्ट कर सकते हैं, एक तरीके से क्वालिटी टूल्स हों जिससे कि हम लोग क्या कर पाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग को अच्छा कर पाएंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट्स को बना पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है एमएसएमईज को इंकरेज किया जा सके, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज हैं इनको बढ़ावा दिया जा सके ताकि लगातार ये अपने आप को अपग्रेड करते रहें। उसके बाद यहाँ पर लगातार बहुत सारे प्रोफेशनल्स को डेवलप किया जाए इसी एरिया के अंदर, इसी सेक्टर के अंदर। उसके बाद मेक इन इंडिया को एम्पन को सपोर्ट करने में भी यहाँ पर इसकी मदद करने वाली है। इस स्कीम को इंप्लीमेंट कौन करेगा, तो आपको ध्यान रखना है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया गया है कि ये इस स्कीम को इंप्लीमेंट करेगा। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको रजिस्टर किया गया था सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 के तहत, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। प्लस हमारी भारत सरकार और भी बहुत सारे इनिशिएटिव चलाती है माइक्रो स्मॉल मीडियम सेक्टर को, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को प्रमोट करने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए। वो कौन कौन से यहाँ पर एक तरीके से इनिशिएटिव्स हैं, तो इसके बारे में आप लोग एक आइडिया रख सकते हो। सबसे पहला इनिशिएटिव है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। दूसरे स्कीम का नाम है, दूसरा इनिशिएटिव है बेसिकली स्कीम ऑफ फंड और फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। उसके बाद नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर इंक्रीमेंटल क्रेडिट टू एमएसएमईज। तो इस प्रकार से आप लोग उसको रीड कर सकते हो, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बाय द वे ये एमएसएमई होते क्या है, तो मैंने आप लोगों को बताया माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का नाम है, ठीक है। ये क्या है, आज के टाइम पर भारत की इकॉनमी के ग्रोथ में बहुत बड़ा हाथ है इनका। छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट के मामले में बात करें तो काफ़ी हद तक सप्लाई करते हैं। एमएसएमई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आज के टाइम पर बहुत सारे लोगों को रोजगार देता है। इनफैक्ट आज के टाइम पर एमएसएमई ने 110 मिलियन लोगों को हमारे देश भर में अपॉइंट कर रखा है। एमएसएमई के अंदर छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया माइक्रो स्मॉल और मीडियम। माइक्रो सबसे छोटे, स्मॉल इस वाले से बड़ा, और मीडियम स्मॉल वाले से बड़ा, ठीक है। इनकी कैपेसिटी क्या होती है, माइक्रो बिजनेसेस वो बिजनेसेस हैं जहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर इनका जो एनुअल टर्नओवर होगा वो 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो छोटे वाले होते हैं इनका जो इन्वेस्टमेंट है नॉट मोर देन ₹10 करोड़, और यहाँ पर जो इनका एनुअल टर्नओवर है बेसिकली वो 50 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। मीडियम एंटरप्राइज कौन से होते हैं, जिनका जो इन्वेस्टमेंट है वो 50 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और एनुअल टर्नओवर जो है बेसिकली यहाँ पर इनका 250 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो ये अलग अलग सेक्टर्स को बांटा गया है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू किया गया है, तो इसके बारे में एक आइडिया रख सकते हो। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। नाउ अब हम लोग इस क्विज को देखेंगे। आपने अगर अच्छे से आर्टिकल्स को सुना होगा तो इस क्विज को आप लोग डेफिनेटली बहुत आराम से सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, लास्ट कंट्री कौन सी है जिसने कॉमनवेल्थ नेशंस को ज्वाइन किया था साल 2009 में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पर आज के टाइम पर बारबाडोस की करंट प्रेसिडेंट कौन है, नई प्रेसिडेंट का नाम बताना है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि यहाँ पर हमने अभी देखा जो व्हाइट ड्वार्फ है, व्हाइट ड्वार्फ को हम लोग बहुत लंबे समय से ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, देखो जो बहुत सारे सितारे होते हैं या फिर सन होता है, जो हमारा सूरज है, यहाँ पर एक तरीके से हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन से हीलियम बन रहा है, और इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021, ये रिलीज किया गया है किसके थ्रू, ये आपको बताना है उसका यहाँ पर नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट स्कीम लॉन्च करी गई थी 2016 में, कौन सी मिनिस्ट्री के थ्रू। लो मैंने मिनिस्ट्री बोल दिया है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको रजिस्टर किया गया है एक एक्ट के अंदर में, उस एक्ट का नाम आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। ये सारे मैंने आंसर्स आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, लेकिन आंसर्स बिल्कुल भी मत देखना, ओके। तो गाइज यहाँ पर इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।